आप पर आरोप लगा है कि आपने पुलिस प्रशासन को खरीद लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों को बता दूं, और जिन्होंने ये आरोप लगाया है मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि प्रशासन को कोई खरीद नहीं सकता है। और प्रशासन वो कोई बाज़ार में बिकने वाली आलू प्याज नहीं है कि जो चाहे वो जाके खरीद ले या कोई के हाथों वो बिक जाए। प्रशासन को जो उचित लगता है, प्रशासन अपना काम मेरिट पे करता है। उन्होंने रविंदर सर जो रहिका के थाना प्रभारी हैं उन पे आरोप लगाया है, और इस केस के अनुसंधानकर्ता मोइन हैं, उन पे जो आरोप लगाया है, कितना ये आरोप सच है ये तो कलीम जी ही बताएंगे जिन्होंने आरोप लगाया है। और बात रही कि आरोप की और पैसा लेने की, तो ये कलीम जी ही सही से बता सकते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। आप पर दबंगई का भी आरोप लगा है। बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि आपको देखकर ही लोग गुंडा समझते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? शायद कलीम और जूही जो है अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। उनको एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, किसी अच्छे अस्पताल में उनको इलाज की आवश्यकता है। कहा जाता है कि आपके मीट की दुकान है जहां से आप अधिकारियों को फ्री में मीट देते हैं। ये भी आरोप लगाया गया। अगर मैं मधुबनी में मीट की दुकान चलाता हूँ, तो जिन्होंने हम पे ये मीट बेच के और प्रशासन के आदमी को और प्रशासन को खिलाने का आरोप लगाया है, वो भी बसौली में चिकन की दुकान चलाते हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मधुबनी में आके अपनी चिकन की एक दुकान खोल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 10 तारीख का आरोप है कि आपने घर में घुसकर धमकाया, फिर मारपीट किया और पैसा और जेवरात ले जाने का भी आरोप लगाया गया है आप पर। देखिए, जिस समय का हम पे ये आरोप लगाया गया है, मैं जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं जिस समय का, मैं चाहूँगा प्रशासन से, मैं विनती करूँगा कि प्रशासन मेरे मोबाइल का लोकेशन निकाले, मुझे ट्रेस करे कि मैं उस समय मैं कहाँ पे हूँ। मेरे भतीजा पे और मेरे भाइयों पे आरोप लगाया गया है, वो भी मैं चाहूँगा कि उनका सीडीआर निकाला जाए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि कलीम ने जो ये आरोप लगाया है मुझ पे कि मैं उनके संस्था में जा कर के घर में घुस करके पैसे और जेवर लेकर के भागा हूँ, और उनके परिवार के, उनकी वाइफ और उनकी बहू के साथ बदसलूकी वाला काम किया हूँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच से डरने के लिए उन्होंने अपने घर से सीसीटीवी हटा लिया है। इससे पहले उनके संस्था पे सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन राताराती उन्होंने वहाँ से सीसीटीवी हटाया है कि मेरी बात खुल ना जाए, पुल मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। एक आरोप ये भी लगा है कि आप पे 14 केस है। मैं जो आरोप लगाए हैं कलीम जी, मैं उनको ये बता दूं कि जानकारी अगर न हो तो उछल कूद नहीं करना चाहिए आदमी को। मेरे ऊपर 5 केस है, और उन्होंने जो आरोप लगाया है मुझ पे कि किसी भी केस में आज तक उस पर चार्जशीट नहीं हुआ है। 14 केस तो छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर अगर वो साबित कर दें कि 10 केस है तो मैं उनको मानूंगा। और नहीं तो जिस प्रशासन पे वो लांछन लगा रहे हैं कि प्रशासन उसकी गोद में है, प्रशासन उनके मेल में है, मैं उसी प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि 182 211 में, जो अब पहले आईपीसी में था, बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है, जो भी सेक्शन बनता है मानहानि का, अगर कलीम जी ये बात को सिद्ध नहीं कर पाए जो ही, तो मैं उन पे मानहानि का केस करूंगा। एक गंभीर आरोप ये है कि किसी भी केस में आप पर चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ है। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता दूं कि मेरे ऊपर 5 केस चल रहा है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अभी किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है, और मेरे 5 में से 4 केस में मेरे खिलाफ चार्जशीट आरोप पत्र समर्पित न्यायालय में हो चुका है। मैं आपको उस केस का कुछ रेफरेंस दे दूं, चार्जशीट नंबर मैं आपको बता दूं। 7320 मेरे ऊपर एक केस है, जो पहला केस हुआ, उसका चार्जशीट नंबर 201/2021, 30/7/2021 को न्यायालय में समर्पित हो चुका है। दूसरा कांड संख्या है मेरे ऊपर 4820, जिसका चार्जशीट नंबर यानी आरोप पत्र संख्या 232/22 है। तीसरा केस है मेरे ऊपर 60/2020, उसका चार्जशीट नंबर है 94/2025। चौथा केस है मेरे ऊपर 259/2020, जिसका चार्जशीट नंबर है 261/2020। तो इस तरीके से मेरे ऊपर 4 आरोप पत्र समर्पित न्यायालय में हो चुका है, 5वां अभी अनुसंधान में है। बाबर जिस केस में गिरफ्तार हुआ है वो घटना क्या है और कब से चल रहा है ये, इसकी जानकारी थोड़ा दीजिए। देखिए, बाबर जिस घटना में कांड संख्या 6120 में 29/5/2020 को
जुमा की नमाज पढ़ने के क्रम में हम पे जानलेवा हमला हुआ था मेरे पुश्तैनी घर सुगौना। और इसमें लगभग 15 से 35 लोग शामिल थे, जिसमें से कुछ लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी हुए, कुछ लोग अभी बेल आउट पे भी हैं, जो मैंने पहले पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जिक्र किया था। और 3 लोगों को माननीय मधुबनी व्यवहार न्यायालय के द्वारा 10 साल की सश्रम कारावास की सज़ा भी सुनाई गई है। और अभी बाबर 10 तारीख को गिरफ्तार हुआ है। और इसमें 12 लोग फरारी चार्जशीट है, यानी जिनको पुलिस फरारी दिखाते हुए न्यायालय से भगौड़ा घोषित है, ये पुलिस से भी और न्यायालय से भी, और इनके विरुद्ध NBW भी निर्गत है। मैं आपको बता दूं, मीडिया के ही माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझ पे आरोप लग रहा है कि ये दबंग है या ये है, तो 4 बार हम पे जानलेवा हमला किया है इन लोगों ने। इन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि ये दबंग है, पैसे वाले हैं। अगर पैसे वाला मैं होता या दबंग मैं होता तो 4 बार मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे परिवार के ऊपर हमला हुआ है, मेरे दोनों भाइयों पे भी हमला हुआ है। अगर मैं दबंग होता या पैसे वाला होता तो मैं इसका काउंटर करता, मैं उन लोगों पे भी अटैक करता, लेकिन कहीं मैंने किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा है। शाहिद उर्फ जूही जो आरोप लगा रहा है कि मेरे बहन के मुखिया बनने के बाद हमको घर बुलाकर हम लोगों का साथ दो, हमको गांव के लोगों से बदला लेना, ये आरोप क्या है? मैं आपको बता दूं कि शाहिद उर्फ जूही, जिसकी बहन 2016 में, उनसे पूछ लीजिएगा आप, या उन समाज के लोगों से मैं मीडिया के ही माध्यम से कहूँगा कि उनसे पूछा जाए कि आपकी बहन जो मुखिया बनी थी, कौन बनाया था मुखिया आपको? उनके बहनों की चाय पीने की औकात नहीं थी, जो एक 5 रुपये की चाय आती है उसकी औकात नहीं थी। हमारे भाई के घर आकर के गिड़गिड़ाया, पैर पकड़ा। उन्होंने एक आदमी को खड़ा किया, महफूज अख्तर नाम के आदमी को, हमारे गांव के आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, उनको खड़ा किया कि शौकत को कहो कि हमको मुखिया बनने में मदद करे और पैसा दे। उस ज़माने में 2016 में मेरे भाई ने तन मन धन चाइना से आकर के उनको मुखिया बनने में मदद किया था। जूही जो आरोप लगाया है कि थाना पर जाकर किसी को धमकाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से, जूही ने तो मीडिया के माध्यम से ही ये बात कहा है, तो मैं मीडिया के माध्यम से ही कह दूं कि जूही ने जो आरोप लगाया है, मुझे अनुसंधानकर्ता ने केस में, उस समय में मेरा केस अनुसंधान के क्रम में ही चल रहा था, तो मुझे अनुसंधान के लिए कुछ पूछने के लिए थाना पे बुलाया गया था, ठीक है। और मुझ पे जो थाना के दलाली का जो आरोप लगा रहे हैं जूही, वो खुद क्या थे, वो भी दलाली करने के लिए ही थाना पे गए थे। मैं तो अपने केस के लिए गया था, लेकिन जूही किस काम के लिए गए थे? दलाली करने के लिए 4 आदमी को लेके, क्योंकि वो एक बिहार सरकार की ज़मीन है, उसको अवैध रूप से कब्जा करवा रहे थे। तो थाना प्रभारी के सर के ही आदेश पे वहाँ काम कर रहे मजदूरों को उठा के लाया गया था थाने पे। कलीम का आरोप है कि आप पर CC एक्ट चला है, कितनी सच्चाई है इस बात में? मेरे ऊपर CC एक्ट, देखिए, एक आदमी का 2 नाम होने के कारण गलतफहमी में मेरे ऊपर CC एक्ट चल गया था। माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मेरे पे CC एक्ट चलाया गया था, लेकिन जब मैं जिला अधिकारी महोदय से जाकर के मिला कि सर मेरा नाम गलत तरीके से आपने सबमिशन किया है, मेरे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, मेरा आचरण एकदम साफ सुथरा है, तो उन्होंने मुझ पे लगा हुआ CC एक्ट हटा दिया था। क्योंकि उसके बाद 3 बार और इलेक्शन हुआ है, क्यों नहीं मुझ पे CC एक्ट चला? एक बार किसी आदमी पे अगर CC एक्ट चल जाता है तो कंटिन्यू जब तक वो जीवित रहते हैं उस पर CC एक्ट चलता है। शायद आप लोगों को भी जानकारी हो। आप पर यह भी आरोप लगा है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से फॉल्स इंजरी सर्टिफिकेट बनवाया है। तो मैं आपको बता दूं, फॉल्स इंजरी सर्टिफिकेट जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, मेरा फर्स्ट एड, जो आप लोग या मेडिकल की भाषा में कहा जाता है फर्स्ट एड, मेरा प्राथमिकी उपचार सबसे पहले मेरा सदर हॉस्पिटल में हुआ था, जिसका आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा को जूम करके देखिए। मेरा नाम मोहम्मद रियासत अली जी। मैं मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि इसको आप लोग फ्लैश कीजिए। पहला जो मेरा उपचार है वो सदर हॉस्पिटल में, डेट भी आप देख सकते हैं, 29/5/2020 दिन में 2 बजे। दूसरा इंजरी है मेरे भाई लियाकत अली का, जो किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, उन पे भी जानलेवा हमला हुआ था उसी डेट में। देखिए, सदर हॉस्पिटल का प्राथमिकी उपचार का ये रिपोर्ट है, डॉक्टर राजीव रंजन सर के द्वारा निर्गत किया गया है। तीसरा रिपोर्ट है मेरे चचा हयातुल्ला का, उसी दिन का है, 29/5/2020 का।
फर्स्ट एड मेरा सदर हॉस्पिटल में हुआ। मेरी स्थिति को देखते हुए रेफर टू हायर सेंटर किया गया। तो मेरी नाजुक स्थिति को देखते हुए मेरे परिजनों के द्वारा और मेरे कुछ जानने वालों के द्वारा मुझे क्रिप्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये मेरा क्रिप्स हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप। मेरे बदन पे 17 इंजुरी पाया गया था, मेरा 17 हड्डी टूटा था, जिसका ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप, क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा। ये मेरे भाई लियाकत अली का इंजुरी है, क्रिप्स हॉस्पिटल के ही द्वारा बनाया गया है। अब आप लोग सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया है, हम तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे बात कर रहे हैं। कलीम के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पैसा हमसे लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बात मुझसे बेहतर आप लोग जान सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि पैसा वाला और दबंग कौन है। उन्होंने बताया था कि 25,000 रुपया हमसे लिया गया जी। और कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। जी, वो जो कार्रवाई पुलिस ने किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने पुलिस को पैसा दिया या सोफा दिया, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनका आरोप है, उनका काम है आरोप लगाना। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बाबर को जो है तो पुलिस गिरफ्तार करती। जी, लियाकत मतलब आपके बारे में बोल रहे थे कि रियासत जी का है, मतलब उनको गिरफ्तार किए, मैं तो करके वही गिरफ्तार करवाया है अपने घर में बंद करके। जी, अगर इस बात में सच्चाई है, अगर मैं अगर बाबर को गिरफ्तार करता या मैं अगर बाबर को पकड़े हुए रहता, तो पुलिस मुझे भी वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि पुलिस किसी आदमी को ये परमिशन नहीं देती है कि आप उसको गिरफ्तार कीजिए। हाँ, पुलिस इतना ज़रूर कहती है कि अगर आपको दिखे तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन कीजिए। जब पुलिस उस समय पब्लिक से मदद लेती है जब अभियुक्त पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके भागने का प्रयास करता है, तब पुलिस आम जनता से मदद लेती है। कलीम ने आप पर आरोप लगाया है कि मेरे भाई बाबर को अपहरण करने के नियत से कल्लू एवं उनके भाई व भतीजा ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मैं आपको फिर एक बार बात बता दूं मैं कि मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया है। 7:30 बजे मैंने उनके भाई को पकड़ा है, और मैं पुलिस पदाधिकारी या माननीय न्यायालय से मैं गुहार लगाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कॉल का डिटेल और मेरा लोकेशन टावर निकाला जाए कि मैं शाम में 7:30 बजे कहाँ हूँ। क्या ये बात सही है कि आप पर बार बार छेड़छाड़ का ही आरोप क्यों लगता है? देखिए, छेड़छाड़ के आरोप उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको मुजरिम साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए, और सबसे आसान उन लोगों के पास यही उपाय है कि किसी औरत को खड़ा कीजिए और इस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हर समाज में सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं के साथ जाता है। और ये जो छेड़छाड़ के आरोप की बात है, तो मेरे ऊपर एक शहनाज नाम की औरत है, कई बार वो मेरे ऊपर आरोप लगा चुकी है। और मेरे ऊपर नहीं, मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आज से नहीं, ये लोग सन 1992 से अब्दुल बारिक चचा नाम के एक आदमी है जो अभी मेरे ही केस में सज़ा काट रहे हैं 10 साल की। मेरे बड़े भाई मोहम्मद शौकत अली पे उन्होंने एक केस किया था कोर्ट से, जिसका ये देखिए TR नंबर है 300, CR नंबर है 300/2009 और TR नंबर है 223/16। देख सकते हैं, अब्दुल बारिक चचा ने मेरे भाई पे आरोप लगाया था कि शौकत मुझे ऐसे करता है, वैसे करता है, तरह तरह से मुझे ये करता है। तो उन्होंने मेरे भाई पे आरोप लगाया, कोर्ट परिवाद किया था 300/2009, लेकिन वो कोर्ट में एविडेंस नहीं जुटा पाए, जिसके तहत मेरे बड़े भाई को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मैं चाहूँ तो इसका कॉपी आप मुझसे ले सकते हैं। दूसरा, मेरे भाई पे एक SC/ST एक्ट में केस हुआ था, वो भी अब्दुल बारिक साहब ने ही करवाया था। देख सकते हैं, वो केस कंप्रोमाइज करके ख़त्म है। फिर भी बार बार कलीम या जूही जैसे लोग जिनका मानसिक संतुलन अपना खो दिए हैं, वो लोग बार बार उस चीज़ का जिक्र करते हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि जब केस कंप्रोमाइज लग के ख़त्म हो जाता है तो केस बंद हो जाता है, ना कि उसका जिक्र किया जाता है। तीसरी सबसे अहम चीज़ है मेरे पास, मैं 2016 में मैं, मेरे बड़े भाई शौकत अली, रियासत अली, मैं खुद
2016 में मैं विदेश में था। मेरे ऊपर एक पोक्सो अधिनियम में एक केस हुआ था 88/2016 महिला थाना से। उस केस को अनुसंधान के ही क्रम में, और मेरा पासपोर्ट और वीज़ा होने के कारण उस केस को अनुसंधान के ही क्रम में झूठा घोषित किया गया था। मैं चाहूँगा इसमें से आप एक चीज़ लीजिए। इस केस में माननीय महोदय पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार इंदु प्रकाश सर ने लिख के गए थे। देखिए यह, जहाँ मैं हाईलाइटर मारा हूँ, इसको आप जूम करके आप लोग दिखा सकते हैं न्यूज़ में, कि इस गांव में एक अब्दुल बारिक नाम का आदमी है। जब भी ये तीनों भाई विदेश से गांव में छुट्टी काटने आते हैं तो भय का माहौल बना करके इस पर झूठा आवेदन दिलवाते हैं और झूठा FIR, मनगढ़ंत कहानी बना करके इस पर झूठा आरोप लगवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, ये एक बड़ी पुलिस पदाधिकारी महोदय के द्वारा सुपरविजन किया हुआ है। अब पर एक गंभीर आरोप है कि चाकू के नोक पर आप निजी अस्पताल से किसी का अपहरण करने की कोशिश की है। मैं आपको मामला क्या है? जी, वो मामला मैं आपको बता दूं कि वो मामला सन 2020 का ही है। उनतीस 2020 का है। उस टाइम के समिति, पंचायत समिति मोहम्मद साजिद के द्वारा यह उनके अपने लेटर पैड पे लिख के दिया गया है। जो आरोप लगाए हैं कि हमको वहाँ पे अपहरण करने की नीयत से चाकू लगा करके उठाया। लेकिन देखिए, ये पेपर है साजिद के द्वारा दिया हुआ, जो वर्तमान पंचायत समिति बसौली पंचायत का और बलांट निवासी हैं। ये उन्हीं का ये लेटर पैड है। उन्हीं के लेटर पैड पे लिखा हुआ है कि हमको सुगौना से फला नंबर से फ़ोन करके फला नंबर पर, मेरे मोबाइल नंबर पर, मुमताज़ और पप्पू के द्वारा भेजा गया था मुझे वहाँ मारपीट करने के लिए, शौकत, लियाकत और रियासत से। जब मैं वहाँ जा करके देखा तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था। इन तीनों भाई को मिल करके 10 से 15 आदमी, जूही के रिश्तेदार, जूही के चचेरे भाई, चच्चा लोग मारपीट कर रहे थे। उसमें कलीम और बाबर भी है। सारे घटना की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। एक ये आरोप है कि जूही के द्वारा आप लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं मांगे, क्या ये सच है? आपने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया? मैं आपको बता दूं मीडिया के ही माध्यम से, जब जूही ने ये बात कहा है 22 जनवरी 2021 को, दिन शुक्रवार, अब्दुल हई साहब के यहाँ, जो बांका में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल चलाते हैं, उनके वो संचालक भी हैं, शायद डायरेक्टर या जो भी हों, उनके यहाँ बैठक हुआ था। ये उसका बंद पत्र है, जिस बंद पत्र को मानने से जूही और एवं सभी हमारे केस के नामजद अभियुक्त ने मना कर दिया। आप चाहे तो इस बंद पत्र की कॉपी ले जा करके जूही से पूछ सकते हैं और कलीम से कि क्या ये बंद पत्र सही है। देख सकते हैं बंद पत्र। टूटी फूटी एक खबर आई है कि कलीम ने अपने भाई बाबर से 10-12 लाख रुपया लिया कि मैं इस केस से आपका नाम निकाल दूंगा। क्या ये, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, जो कलीम इतना तांडव कर रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच है। और जो कलीम तांडव कर रहा है, प्रशासन पे आरोप लगा रहा है या मीडिया में आकर के इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, ये बात सही है कि ताकि कल होकर के अगर बाबर बेल पे छूट के आएगा तो उसको तो कुछ दिखाएगा ना कलीम, कि भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम मुझसे किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हो। मैं यहाँ खर्चा किया, वहाँ खर्चा किया, फिर भी अब मुझ पे ही आरोप लगा रहा है कि मैंने पुलिस को पैसा दे करके या पुलिस को मैनेज करके या पुलिस को मीट खिला करके मैंने बाबर को गिरफ्तार करवाया। अब उसके पास कुछ अपने सफाई में कुछ तो चाहिए ना बचने के लिए। तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है कि पुलिस को बदनाम किया जाए, प्रशासन को बदनाम किया जाए, माननीय न्यायालय के अधिकारी को बदनाम किया जाए। वो कहते हैं कि सबको हम खरीद लिया। अगर सबको हम खरीद लिए होते तो 4 बार हम पे जानलेवा हमला नहीं होता, दर की ठोकरें मैं नहीं खाता इंसाफ के लिए। अच्छा, वो औरत जो आप पे बार बार छेड़छाड़ की आरोप लगाती है, वो क्या उसके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, रिश्तेदार नहीं है। देखिए, उस कुछ लोगों के नेचर में ही हो जाता है कि हम ऐसा कांड करें तो हम पब्लिसिटी बटोरें, लोगों की सहानुभूति। एक टाइम खाएंगी तो दूसरे टाइम के लिए वो सोचती हैं, समझे। और देखिए, सबका अपना अपना ये होता है। मेरे हिसाब से हमारे गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर की आवश्यकता है, जिसमें से एक कलीम है, एक जूही है, वो औरत भी है जो बार बार हम पे आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ छेड़खानी किया या ये। अगर कलीम एक अच्छे सभ्य परिवार के लड़का होते या सभ्य परिवार के वो अच्छे होते
तो इस तरीके से अपनी वाइफ और अपने घर की औरतों को लेकर के, चाहे बहू हो या बहन बेटी हो या माँ हो, उनको लेकर के इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, धरना प्रदर्शन या मीडिया में आकर के हो हल्ला। कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। आखिर में आप प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे जो अहम सवाल है मेरा, या जो सबसे अहम चीज़ है, मैं रहिका थाना के जो अधिकारी हैं, चाहे वो थाना प्रभारी सर हों या केस के अनुसंधान करता हूं, जो और भी जो अधिकारी हैं, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में वो लोग एकदम धैर्य बना करके, संयम बना करके अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और बात रही कलीम की, तो मैं आपको बता दूं कि कलीम पे अभी रिसेंट में एक FIR हुआ है, थाना पर जाकर के थाना प्रभारी के साथ और अनुसंधानकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का। और इससे पहले भी उन पे FIR हो चुका है। वो FIR नंबर है 165/24 विद्युत जेई को, जो विद्युत ऊर्जा के जो जेई होते हैं उनके साथ मारपीट करने का, गाली गलौज करने का। कांड संख्या है 165/24 28/7/2024 को, जिसका चार्जशीट नंबर है 219/24 30/10/2024 को ही माननीय न्यायालय में समर्पित है। फिर उन पे एक FIR हुआ है 11 तारीख को, उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद जाकर के थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने का, गाली गलौज करने का, धमकाने का, डराने का। और अगर मैं इस प्रवृत्ति का, अगर मैं दबंग हूँ, तो ये FIR मुझ पे होना चाहिए था, न कि कलीम पे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि दबंग कौन है, उदंड कौन है, मन बढ़ू कौन है। कलीम न कि रियासत उर्फ कल्लू। बहुत बहुत धन्यवाद।